तभी नामी पीछे मुड़कर देखती है। अचानक से इसे बिजली की आवाज आती है और देखती है कि एनरू ने उसॉप पर हमला कर दिया है और उसॉप घायल होकर नीचे गिर जाता है। अब किसकी बारी है? और तभी नामी अपनी वीवर की रफ्तार को बढ़ा देती है उसॉप की तरफ और एनरू के बगल में से होकर निकलती है और घायल उसॉप की तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाती है। उसॉप जल्दी मेरे हाथ को पकड़ो, यही मौका है। और उसॉप जो कि बुरी तरह से घायल है थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर अपना एक हाथ ऊपर करता है, लेकिन अचानक से एनरू अपने डंडे से उसॉप के हाथ को हटा देता है। एनरू उसॉप के हाथ पर अपना डंडा रखकर कहता है चलो तुम्हें खत्म किया जाए। और तभी किसी के कदमों की आवाज आती है। कोई उसॉप की तरफ भागते हुए आता है और उसॉप को एक जोरदार लात मार देता है और उसॉप उड़ता हुआ नामी के वीवर के ऊपर बैठ जाता है। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि सांजी है। आ गया भाई ये सांजी। और एनरू जो अटैक उसॉप के ऊपर करने वाला था उसी अटैक को सांजी के ऊपर कर देता है। एल्सथार! और ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और ये सारी बिजली सांजी के अंदर समा जाती है और नामी और उसॉप शिप से बाहर कूदने में कामयाब हो जाते हैं। और सांजी बहुत बुरी हालत में एनरू के सामने खड़ा होता है और सांजी अपनी सिगरेट को पीने लगता है। शुक्रिया तुम्हारा, वैसे भी मुझे लाइटर नहीं मिल रहा था। अच्छा जी, मुबारका। और कुछ? हाँ, और तुम पछताओगे ये करने के लिए। एनरू मुड़कर जाने लगता है और तभी देखता है कि आर्क मैक्सिम अजीब अजीब आवाजें करना शुरू कर चुका है। अरे ये क्या हो रहा है? आर्क मैक्सिम में ऐसी आवाजें क्यों आ रही है? किसी ने कुछ तो छेड़खानी की है। ये तुम नहीं किया है ना? तुम आर्क मैक्सिम के अंदर थे, है ना? और सांजी नीचे गिर जाता है। तुम नीले समुद्र के लोग। और ऐसा बोलकर एनरू टेलीपोर्ट हो जाता है और तभी शिप के ऊपर एंट्री होती है कैप्टन उसॉप की। उसॉप सांजी को देखता है। साले सांजी, अकेले हीरोपंती दिखाने को किसने कहा था? तुम्हें क्या लगा तुम मेरी जान बचाने आओगे और मैं तुम्हारी जान को नहीं बचाऊंगा? हाँ, सांजी को कंधे पर उठाता है। चलो मेरे दोस्त, अब यहाँ से बाहर कूदने का समय आ चुका है। 1 2 3। और उसॉप सांजी को लेकर नीचे कूद जाता है, लेकिन सांजी अपनी कमर पर बंधी हुई उस रस्सी को काटना तो भूल ही जाता है। उसी की वजह से ये दोनों हवा में घूम रहे हैं। नामी ये नीचे से देखती है और कहती है ये उसॉप कभी नहीं सुधर सकता। तभी तेज घूमने के कारण आर्क मैक्सिम के ऊपर लगा हुआ हुक हट जाता है और उसॉप और सांजी नीचे गिर जाते हैं और उसॉप का सर बादलों के अंदर धंस जाता है। और नामी अपने वीवर का यूज करके उसॉप के पास आती है और उसके सर को बाहर निकालने की कोशिश करती है। साले तुम दोनों कर क्या रहे थे? वो सब छोड़ो नामी, सांजी की हालत देखो। ये खाना बनाने वाला तो खुद ही खाना बन गया, एकदम रोस्ट हो चुका है। यहाँ पर आर्क मैक्सिम के इंजन रूम के अंदर देखता है कि चारों तरफ बर्बादी हो रही है। कहीं से कांच टूटने की आवाजें आ रही हैं और कहीं से किसी के दिल टूटने की, कहीं से पाइप्स के बजने की, कहीं से धुआं आ रहा है। और एनरू को समझ में नहीं आता कि आर्क मैक्सिम के अंदर आखिर ये चल के रहा है। उस कमीने को लगता है कि वो ये सब करके आर्क मैक्सिम को नीचे गिरा देगा। हाँ, लेकिन उसे आर्क मैक्सिम के बाहर लगे 200 जेट डायल्स के बारे में तो पता ही नहीं है। और एनरू अपने हाथों से इंजन को ठीक करने लगता है। यहाँ पर नामी उस सबको बताती है कि इसे सोने का शहर मिल चुका है। क्या, कहाँ पर है वो? अरे मुझे भी बताओ यार। तुम अभी उसके ऊपर ही खड़े हो सब। इन बादलों के नीचे सोने का शहर है शांडोरा, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है। सारा सोना एनरू ले चुका है और आर्क मैक्सिम के ऊपर लगा चुका है। अब जल्दी से वीवर के ऊपर बैठो, हमें सब लोगों को लेकर स्काइपिया से निकलना होगा अभी इसी वक्त। और नामी आसमान में देखकर कहती है अब स्काइपिया से ज्यादा खतरनाक जगह कोई और नहीं है। यहाँ पर आइसिया, पीरे और लूफी ये तीनों उसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर इन लोगों ने आखिरी बार जोरो, वाइपर और रॉबिन को देखा था घायल हालत में। और तभी अचानक से ढलान आती है और लूफी की बॉल घूमने लगती है और उसके साथ साथ लूफी भी घूमने लगता है और कहता है अरे ये तो मजेदार है, इससे मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। और यहाँ पर दूसरी तरफ सब कुछ ठीक करके एनरू अपने सिंहासन पर बैठ चुका है और कहता है कि समय हो चुका है आतिशबाजी शुरू करने का। यहाँ पर लूफी और आइसिया उसी जगह पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इन्हें रॉबिन और वो सभी लोग दिखाई नहीं देते हैं। अरे यार वो सब लोग कहाँ चले गए? आइसिया बहुत देर से चुप होती है, उस गड्ढे को देख रही है जिसे एनरू ने बनाया था और लूफी से रोते हुए कहती है लूफी इस गड्ढे को देखो, इसी गड्ढे में वाइपर मुझे घायल मिले थे। वो एनरू बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसी ने ये गड्ढा बनाया था, वो सब कुछ खत्म कर देगा। ये सुनकर लूफी को गुस्सा आ जाता है, आइसिया का हाथ पकड़ता है और आइसिया को लेकर जायंट जैक से ऊपर की तरफ जाने लगता है ऊंचाई पर एनरू को मारने के लिए। जैसे ही शिंडोरा को पार करता है बादलों में से होकर अपर यार्ड पहुंच जाता है और लगातार ऊपर की तरफ भागता रहता है। और तभी आइसिया को आसपास कुछ लोगों के होने का एहसास होता है और नीचे देखती है लूफी तुम्हारी दोस्त नीचे है। लूफी रुकता है और नीचे देखता है कि रॉबिन खड़ी हुई है और बाकी सभी लोग भी बुरी तरह से घायल हैं। रॉबिन तुम यहाँ पर हो, एक काम करो इस लड़की और पियरे को संभालो। और इन दोनों को रॉबिन की तरफ फेंक देता है और रॉबिन अपनी पावर का यूज करके इन दोनों को कैच कर लेती है। क्या तुम एनरू की तरफ जा रहे हो लूफी? वो ऊपर की तरफ है, वो शायद से अपने जहाज का यूज करके और भी ज्यादा ऊपर जा रहा है उस सोने की बेल को लेने के लिए, जो कि शायद से इस जायंट जैक के ऊपर है। और लूफी और भी तेजी से ऊपर जाने लगता है और तभी नामी और उसॉप भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और अब सभी लोग एक ही जगह पर इकट्ठा हो चुके हैं। उसॉप आते ही देखता है कि सभी लोग घायल पड़े हैं। ये क्या हुआ? नामी, जोरो, चॉपर, तुम घायल कैसे हो गए? अरे यार ये क्या हो गया? उसॉप की बहुत लंबी कहानी है, कभी बाद में बताऊंगी। रॉबिन, लूफी कहाँ पर है? आइसिया कहती है कि इन्होंने आने में देर कर दी है। लूफी अभी अभी जायंट जैक के ऊपर चढ़कर ऊपर गया है एनरू को मारने के लिए। क्या वो वापस ऊपर चला गया? अरे यार लूफी पागल हो चुका है, हमें स्काइपिया छोड़कर निकलना था। अरे लूफी फिर से उसे लड़ने के लिए ऊपर चला गया। यहाँ पर सभी शांडियंस बस्ती छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन तभी एक लेडी शांडियंस के चीफ से पूछती है कि क्या इसे आइसिया के बारे में पता है, क्योंकि पूरी बस्ती में वो दिखाई नहीं दी है। ये सुनकर शांडियंस के चीफ घबरा जाते हैं, लेकिन उस लेडी से कहते हैं तुम चिंता मत करो, हो सकता है कि वो किसी योद्धा के साथ हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग हेवंस गेट के ऊपर पहुंच चुके हैं अपनी शिप्स के ऊपर बैठकर, और ये बुड्ढी एंजल जिसकी वजह से ये सारा कांड हुआ था, ये इन सभी की फोटो ले रही होती है और कहती है कि इन सभी को पैसे देकर जाने पड़ेंगे वरना भगवान इन्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सभी लोग इससे कहते हैं कोई भगवान नहीं है समझी, एक काम करो तुम भी हमारे साथ शिप के ऊपर बैठ जाओ वरना तुम भी यहाँ पर मारी जाओगी। ये पूरा का पूरा स्काइपिया तबाह होने वाला है, अगर तुम्हें यहाँ पर मरना है तो मर सकती हो। यहाँ पर नामी, उस
रॉबिन, ये सभी लोग देखते हैं कि आसमान में धमाके होना शुरू हो चुके हैं, बिजली गिर रही है। क्या ये एनेरू कर रहा है क्या? और आर्क मैक्सिम के ऊपर हम एनेरू को देखते हैं जो कि आर्क मैक्सिम की रेलिंग के ऊपर खड़ा है। स्काइपिया की बर्बादी को देखने में अलग ही मजा है। मेरा प्लान डेथ पिया बहुत आराम से एग्जीक्यूट हो रहा है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपने घरों को अभी तक नहीं छोड़ा है और आसमान से गिरती हुई बिजली से बचकर भाग रहे हैं। और अपने यार्ड में इसी बिजली की आवाज को सुनकर वाइपर की आंखें खुल जाती हैं और सबसे पहले काले आसमान को देखता है। स्काईनेट और जोरो भी जाग जाते हैं। नामी अपने वीवर को उठाती है और कहती है, तुम सभी लोग गोइंग मैरी के ऊपर जाओ, हमें अभी इसी वक्त स्काइपिया को छोड़कर जाना होगा। मैं लूफी को बुलाकर लेकर आती हूँ। और नामी तेजी से जायंट जैक के ऊपर जाने लगती है लूफी को बुलाने के लिए। और एनेरू आर्क मैक्सिम के ऊपर खड़ा होकर स्काइपिया की बर्बादी को देख रहा है। देखता है कि कैसे अपर यार्ड के ऊपर आग लग चुकी है, लेकिन लूफी इसकी तरफ ही आ रहा है इसे हराने के लिए। ये तबाही का नजारा कितना सुकून देता है। उम्मीद है शांडियंस को कोई तकलीफ नहीं होगी। आखिर आए भी तो वो नीले समुद्र में से ही थे। बिजली के कारण शांडियंस की बस्ती में आग लग जाती है और सारे शांडियंस अपनी बस्ती को छोड़कर शिप के अंदर बैठ जाते हैं और वाइपर और सभी शांडियंस अपनी बस्ती को जलता हुआ देखते हैं। वीर कलगारा। अब इसके बाद हम नोलैंड की स्टोरी को देखेंगे कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। 400 साल पहले एक आइलैंड पर एक शिप सेल करते हुए पहुंच जाती है। सारे पायरेट्स शिप से बाहर निकलते हैं और उस आइलैंड के अंदर जाते हैं खजाना ढूंढने के लिए। पर अंदर जाते ही ये सब लोग कुछ ही सेकंड्स में वापस मुड़ जाते हैं। भागो यहाँ से जल्दी। और तभी भागते हुए इनकी शिप पर एक लोहे की बॉल से हमला हो जाता है और एक खतरनाक सा दिखने वाला आदमी इनकी शिप पर आ जाता है जिसके बाल किसी ड्रैगन बॉल जी के कैरेक्टर की तरह होते हैं। अभी कौन है तुम लोग? हमारे आइलैंड पर हमला करोगे? हाँ, यहाँ पर घुसपैठियों का आना बंद है। और वो शिप जल जाती है। और इस तरफ एक शिप ऐसी भी है जो कि अपना रास्ता भटक चुकी है। ये सभी लोग खो चुके हैं इस विशाल समुद्र में और इस शिप का कैप्टन भी भाग चुका है। ये कैप्टन कहाँ चले गए? क्या वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? और तभी कैप्टन बाहर आता है समुद्र में से। इस कैप्टन का नाम है माउंट ब्लैंक नोलैंड। मुझे माफ करना, थोड़ी सी देरी हो गई। मैंने आप सभी के लिए खाना तैयार कर दिया है। और ये सभी लोग रस्सियों की हेल्प से एक विशाल सी मॉन्स्टर को बाहर निकालते हैं। सर, आपने इतना बड़ा मॉन्स्टर पकड़ लिया? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? अरे कैप्टन जी, आप तो सच में एक हीरो हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और समुद्र के अंदर तूफान आ जाता है। आसमान काले बादलों से ढक जाता है और समुद्र के अंदर ऊंची लहरें उठने लगती हैं। और नोलैंड अपने कमरे में बैठा हुआ एक लॉग बुक को लिख रहा होता है। कब इसने सफर को शुरू किया और अभी ये कहाँ पर है। और इस तरफ जया आइलैंड को भी काले बादलों ने ढक लिया है और यहाँ भी मौसम खराब है। और इस आइलैंड के अंदर एक के बाद एक लोग मरते जा रहे हैं अपने शरीर के ऊपर कुछ अजीब से जख्मों को लेकर। और आज इस आइलैंड का बचा हुआ आखिरी पुजारी भी मारा जाता है और मरते मरते गाँव वालों से कहता है, हमारे गाँव को किसी की नजर लग गई है, हमें किसी को मारना होगा, ये श्रापित हो चुका है, हमें किसी की बलि चढ़ानी होगी। और ऐसा बोलकर ये पुजारी मर जाता है। और इसके बाद गांव के सभी लोगों ने डिसाइड किया कि इस गांव को मुक्ति दिलाकर ही रहेंगे। इसलिए गांव की ही एक लड़की बलि चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है इस गांव को बचाने के लिए, जिसकी वजह से इसकी मॉम बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन ये लड़की गांव के लोगों को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होती है। उनकी जान बच जाएगी और ये गाँव लंबे समय के लिए जीवित रह सकेगा। और इस तरफ एक बच्चा अपने हाथ पर लगे हुए जख्म को खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है और अपनी बाजू के ऊपर पत्थर मार रहा होता है, बाहर निकलो, तुम चले क्यों नहीं जाते। और तभी वही ड्रैगन बॉल जी वाला बंदा यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस बंदे का नाम कलगारा है। कलगारा सर, आप, ये निशान मेरे ऊपर हावी हो चुका है। और ऐसा बोलकर ये लड़का यहाँ से चला जाता है। अरे यार, पूरा गांव श्रापित हो चुका है, जल्दी ही किसी की बलि चढ़ानी होगी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। और इस तरफ नोलैंड तूफान के बीच में से एक बैल की आवाज ने इसे अपनी तरफ आकर्षित किया और ये सभी लोग यहाँ पर आ गए इस आइलैंड के ऊपर उस आवाज का पीछा करते हुए। और इन सभी क्रू मेंबर्स की नजर एक पक्षी पर जाती है जो कि अजीब सी आवाजें निकाल रहा होता है, जिसे सुनकर ये लोग हंसने लग जाते हैं। और तभी इनकी नजर उसी बच्चे पर जाती है। ये क्या है? ये सभी पायरेट्स इस बच्चे की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे जाने दो। अरे यार, हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं बच्चे, ज्यादा हिलो मत, शांति से बैठे रहो। कैप्टन जी, इस बच्चे को तो प्लेग हो चुका है, अभी तक इसका इलाज नहीं किया गया है। और नोलैंड और उसके साथी जब इस गांव के अंदर जाते हैं तो गांव के हर एक घर में ऐसे ही कुछ मरीजों को पाते हैं और इन सभी को एक भी ऐसा इंसान नहीं दिखाई देता जिसे ये बीमारी ना लगी हो। और इधर दूसरी तरफ जो लोग नॉर्मल है और इस बीमारी की चपेट में नहीं आए हैं वो लोग आइलैंड के एक दूसरी जगह पर हैं जहाँ पर उसी लड़की को लेकर आया जा रहा है जिसकी बलि चढ़ने वाली है और उसे एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के ऊपर ले जाकर बांध दिया जाता है। उसकी माँ ये सब कुछ नहीं देख पाती और अपनी बेटी का नाम चिल्लाने लगती है और गाँव वाले इस रस्म को पूरा करने के लिए गाना गाने लगते हैं। तभी पानी के अंदर से एक बहुत बड़े सांप की परछाई दिखती है और सांप पानी में से बाहर आते हुए उस लड़की के पास आ जाता है उसे खाने के लिए। और यही तरीका है जय आइलैंड पर बलियां चढ़ाने का। तभी कोई इंसान पानी के अंदर छलांग लगा देता है। ये क्या है? ये पानी के अंदर कौन कूदा? और तभी वो बंदा इस बड़े से मॉन्स्टर को मार देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और बंदा कोई और नहीं नोलैंड होता है। नोलैंड सही समय पर आकर और इस लड़की की बलि चढ़ने से बचा लेता है इसे। ये लड़की नोलैंड से लिपट कर रोने लगती है, मुझे बहुत डर लग रहा था, शुक्रिया। लेकिन ये सब देखकर गाँव वाले घबरा जाते हैं। अरे ये इसने क्या कर दिया? अब इसे भगवान का श्राप लगेगा, अब हम सभी लोग भी श्रापित हो जाएंगे, अब और भी ज्यादा बलि चढ़ानी पड़ेगी। कलगारा आखिरी आदमी है कौन? इसे मार दो प्लीज। और कलगारा यहाँ पर आ जाता है। नोलैंड की नजर कलगारा पर जाती है। वो अच्छा, लगता है तुम यहाँ के लीडर हो। नोलैंड, माउंट ब्लैंक नोलैंड, यही मेरा नाम है। और मैं कौन होता हूँ? इंसानियत के तौर पर एक लड़की को बचाने वाला। चुप कर, अब तुझे मरना होगा। और ऐसा बोलकर कलगारा नोलैंड पर हमला कर देता है लेकिन नोलैंड अपने इस वोट का यूज करके इसके अटैक से बच जाता है। देखो ये गलत है, तुम्हें ऐसे ही किसी की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए, इससे कुछ नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे ही मरने दे क्या लोगों को? हाँ, गांव के सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और ये लोग आपस में फाइट करने लगते हैं। और नोलैंड कलगारा से कहता है, तुम्हारा बहुत हो गया, वो लड़की नहीं मरना चाहती है, उसकी भी अपनी एक जिंदगी है। अच्छा, अपनी एक जिंदगी है। हाँ, लड़की, इस तलवार को पकड़ और खुद को मार डाल।
ये क्या है? आखिर लड़की ऐसा क्यों करेगी? अगर तू ये सोच रहा है कि ऐसा क्यों करेगी, अपने गांव के लिए लड़की कुछ भी कर सकती है। ये लड़की भी जानती है। नहीं, ये नहीं, इसे हटा दो। क्या तुम पागल हो गई हो? और तभी कलगारा नोलैंड के सीने के अंदर अपने भाले को घुसा देता है और नोलैंड नीचे गिर जाता है। ये सदियों से चलती आ रही एक परंपरा है, समझा? जब भी कोई घुसपैठिया आए उसे तुरंत मार दो। और तूने तो इस चीज को भी मार दिया जिससे हम सभी लोग पूछते हैं। और कलगारा के सभी साथी नोलैंड के सभी साथियों को भी पकड़ देते हैं। तो और तेरे सभी साथियों को इसकी सजा मिलेगी। अच्छा, हाँ? कौन देगा सजा? तुम लोग? हाँ, जैसे तुम्हारा भगवान तुम्हें सजा दे रहा है। हर एक इंसान की जिंदगी बहुत जरूरी होती है। क्या कुछ लड़कियों की जिंदगी को पाकर तुम्हारा भगवान खुश हो जाएगा? क्या बस तुम्हारे भगवान को यही चाहिए? और अगर यही चाहिए तो ये कैसा भगवान है? हाँ, ये शर्मनाक है, ये बेवकूफी है। मुझे ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये एक बीमारी है, इसे प्लेग कहते हैं और इसका इलाज भी मैं ही बनाऊंगा। ये सुनकर गांव वाले सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये प्लेग क्या होता है। इन सभी को पता ही नहीं है। पता नहीं क्या है ये, आज तक इसके बारे में कभी नहीं सुना। मैंने इसके बारे में पता किया है। तुम लोग इसे एक श्राप कहते हो, पर ये सिंपली एक बीमारी है। मैं इसका इलाज करूंगा। पर गांव वालों को इसकी बातों पर यकीन नहीं आता है और कलगारा नोलैंड से कहता है, तेरी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा, समझा? अब चुपचाप मुझसे मर जा। और तभी इस गांव के चीफ ने कलगारा को रुकने के लिए कहा और कलगारा को नोलैंड को मारने से रोक लिया। इस गांव के चीफ ने नोलैंड को एक दिन का समय दिया। अगर नोलैंड इस बीमारी का एंटीडोट ढूंढ लेता है तो इसकी और इसके सभी साथियों की जान बच जाएगी। लेकिन गांव वालों को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता है कि ये इन्हें बचा पाएगा और उस लड़की और नोलैंड के सभी साथियों को एक पिंजरे के अंदर कैद कर दिया जाता है ताकि लोग यहाँ से भाग ना पाए। और नोलैंड उस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए जंगलों की तरफ चला जाता है। और तभी कलगारा और कुछ ऑफिसर्स के बीच में एक मीटिंग होती है। क्या हमने इसको एक दिन की इजाजत देकर सही किया सर? कलगारा तुम भी कुछ बोलो। अरे मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ एक चीज पता है, उस आदमी का सर काटना है बस। कलगारा हमें ये नहीं पता कि भगवान क्या सोचते हैं, समझे? पर जब कोई आदमी सच कहता है तो उसके बोलने के तरीके से पता चल जाता है कि वह सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। और नोलैंड की बातों में मैंने सच्चाई को महसूस किया। अगर वह सच्चा है तो कल इस बात को साबित करके दिखा देगा। और कलगारा यहाँ से चला जाता है। बुढ़ा पागल हो चुका है, कुछ भी कहता है। और यहाँ पर जंगल के अंदर नोलैंड को एक पेड़ मिलता है जिससे कि ये उन सभी का इलाज कर सकता है। पर नोलैंड को ये जितना आसान लग रहा था ये उतना आसान नहीं होता है। सुबह सुबह ही गांव के अंदर भूकंप आ जाता है जिसे महसूस करके गांव वाले शोर मचाने लगते हैं। और जैसे ही कलगारा को इस बात का पता चलता है तो भागता हुआ जंगलों के अंदर जाता है नोलैंड को ढूंढने के लिए कि कहीं वो मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग तो नहीं गया। और वहाँ पर जाकर देखता है कि नोलैंड दो चट्टानों के बीच में फंसा हुआ है। देखा, भगवान ने तुझे खुद ही सजा दी थी। दो पत्थरों के बीच में कुचल कर मारे जा रहे हो तुम। काफी मजेदार था। तुम्हारा भगवान एक आदमी को ठीक से मार तक नहीं सकता है। कोई बात नहीं, भगवान नहीं कर पाया था वो काम मैं कर दूंगा। आज शाम को अपन के इन्हीं हाथों से तेरी मौत होने वाली है। अब इसके बाद दोपहर हो जाती है और जब शाम हो जाएगी तो कलगारा नोलैंड को मार देगा। और नोलैंड उस चट्टान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है पर नहीं निकल पा रहा। नोलैंड सुबह से कोशिश कर रहा होता है लेकिन यहाँ से नहीं निकल पाता। और तभी नोलैंड अपनी पूरी जान लगाता है लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकल पाता। शाम हो जाती है। नोलैंड के सभी साथियों को पिंजरे से बाहर निकाला जाता है और उन सभी को एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर भेज दिया जाता है उन्हें मारने के लिए, क्योंकि शर्त के अकॉर्डिंग अभी तक नोलैंड ने इनका इलाज नहीं किया है। नोलैंड यहाँ पर फंसा हुआ है। तेरा अंत आ चुका है। ये काशी भगवान का ही एक श्राप है। तुझे दो चट्टानों के बीच पिस कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। चिंता मत कर, तेरे दर्द से मैं तुम्हें अभी एहसास करता हूँ। तुम डरते हो है ना? क्या क्या कहना चाहता है? तुम सभी डरते हो। जब भी किसी को मारने जाते हो तो तुम लोग डरते हो, या तुम्हारी भाषा में कहूँ तो जब किसी की बलि चढ़ाने जाते हो तो तुम्हारी फट जाती है। तुम लोग जानते हो बलि चढ़ाना या कुर्बानियां देना कुछ नहीं होता है। ये सब कुछ हत्या है जो कि तुम उन मासूमों की करते हो, सिर्फ एक इस उम्मीद पर कि मरने वाला तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। ऐसा नहीं होता है। जब तक तुम लोग खुद कुछ नहीं करने वाले तब तक भगवान भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। तुम सब लोग बस इस उम्मीद में बैठे रहते हो कि बलि चढ़ाने से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बोला तूने? और कलगारा नोलैंड पर हमला कर देता है। मैंने सही कहा था, कोई मरा हुआ इंसान तुम्हें नहीं बचा पाएगा, समझे? और न ही तुम्हारा वो भगवान जिसके लिए तुम लोगों की बलि चढ़ाते हो। तू काशी भगवान की बेइज्जती कर रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पर गांव के सभी लोगों ने उसी लड़की को वापस से प्लेटफॉर्म के ऊपर बुला लिया है उसकी बलि चढ़ाने के लिए, और साथ ही नोलैंड के दोस्तों को भी। एक बात डालो, तुम जो कर रहे हो वो एक बेवकूफी है। तुम सब लोग पागल हो चुके हो। तुम लोग बस एक इंसान हो और तुम्हें कोई अधिकार नहीं है किसी की जान लेने का। सोच उस लड़की के परिवार वालों पर क्या बीतेगी। वो किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी। मेरी ही बेटी है वो। क्या? हाँ, तूने सही सुना। कल तूने जिस लड़की की जान बचाई थी वो मेरी ही बेटी है। तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी सोचा नहीं था। अपना मुंह बंद रख। जब किसी चीज के बारे में नहीं पता होता तो अपना मुंह नहीं खोलते हैं। तू नहीं जानता हमारे मंत्र और रस्मों में कितनी ताकत है। अगर मैं उसे कुर्बान नहीं करता तो गांव वालों में से कोई एक अपनी बेटी को कुर्बान कर देता उस पुजारी की बात को मानकर। इसलिए बेहतर यही है कि मेरी ही बेटी मर जाए, ना कि उनकी बेटी की रक्षा के लिए मैंने अपनी बेटी की बलि चढ़ा दी। और तभी वही सांप यहाँ पर आने लगता है। ये देख कौन आया है। काशी भगवान का सांप। ये कल का बदला लेने के लिए आया है। कलगारा रुक जा, मुझे मार देना पर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। अपना मुंह बंद रख, समझा? तेरी बकवास के लिए मेरे पास समय नहीं। मैं यहाँ पर सुबह से खड़ा हूँ सिर्फ तुझे मारने के लिए। अच्छा ठीक है, सुनो मेरी बात। जिस गांव से मैं आया हूँ वहाँ पर एक बीमारी फैल गई थी। शरीर पर कुछ ऐसे घाव हो गए थे कि लोग 2 दिन के अंदर ही मौत के घाट उतर जाते थे। हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे थे। 60 साल पहले ही हमारे गांव वालों ने उस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया था, उसी बीमारी का जो कि आज तुम्हारे गांव में है। हम लोगों ने हाथ पर हाथ रखकर इंतजार नहीं किया तुम्हारी तरह और फालतू में लोगों की बलियां नहीं चढ़ाई। हम लोगों ने मेहनत की और उस बीमारी का इलाज ढूंढा। और 60 साल पहले बनाई गई वो दवा आज भी किसी को भी मरने नहीं देती है। हमारे गाँव में जिस चीज से उस दवाई को बनाया जाता है वो एक पेड़ है और उस पेड़ के टुकड़े मेरे हाथ में है। इस वक्त मैं उस दवाई को बना सकता हूँ तुम्हारे लोगों के लिए कलगारा। और तभी कलगारा इस सांप को मार देता है इससे पहले कि नोलैंड को मारता और कहता है मेरा गाँव
बच सकता है क्या तेरी उस दवाई से? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ दोस्त, मैं बचा सकता हूँ। और इसके बाद नोलैंड एंटीडोट तैयार कर लेता है और सभी गांव के लोगों की जान बचा लेता है और कलगारा की बेटी की मौत को भी रोक लेता है। कलगारा अपनी बेटी के सीने से लगकर फूट फूट कर रोता है और सभी गांव वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। अब इसके बाद नोलैंड के जाने से पहले कलगारा नोलैंड को एक तोहफा देता है, जो कि है जया आइलैंड का एक खजाना, सोने से बना हुआ शहर शेंडोरा। अपन कभी बाहर तो नहीं गया, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि सोना बहुत कीमती होता है बाहर की दुनिया में, और तुझे भी इसके बारे में पता ही होगा। तुझे जितना सोना चाहिए तू ले सकता है नोलैंड, और अपने दोस्त को भी दियो। तूने हमारी जान बचाई है दोस्त। वैसे भी हमारा सोने से कोई मतलब नहीं है, जिस चीज की हम लोग रक्षा करते हैं वो ये घंटी है। और इस घंटी के ऊपर कुछ लिखा होता है जिसे यहाँ के गांव वालों को पढ़ना नहीं आता है। और नोलैंड के पूर्वजों ने इसे एक जंग में एक अवार्ड के तौर पर जीता था और इस घंटी को उनकी निशानी के तौर पर यहाँ पर रखा गया है। और जब इस घंटी को बजाया जाता है तो इन सभी को ऐसा फील होता है जैसे कि इनके पूर्वज यहाँ पर वापस से आ गए हैं। ये गोल्डन बेल उन सभी की निशानी के तौर पर रखी गई है और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है दोस्त। अच्छा, मैं समझ गया। शायद ये लोग इसी घंटी को बजा रहे होंगे जिसकी आवाज सुनकर मैं इस आइलैंड पर आ गया। और गांव वाले नोलैंड के दोस्तों को एक लॉग पोस्ट दे देते हैं, एक इटर्नल लॉग पोस्ट, ताकि ये लोग सुरक्षित यहाँ से बाहर निकल पाएं। और जया आइलैंड का एक मैप भी देता है ताकि इसकी यादों में जया आइलैंड हमेशा बरकरार रहे। कलगारा और नोलैंड बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं और कुछ ही दिनों में इनकी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो गई। लेकिन एक दिन अचानक से ही गाँव के लोग नोलैंड पर बहुत गुस्सा होने लगे। एक छोटी बच्ची रोती हुई अपनी माँ से कहती है, डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया, वो तो बहुत अच्छे थे। और गाँव के सभी लोग नोलैंड के बारे में अलग अलग तरह की बातें करने लगे। तभी गाँव के चीफ यहाँ पर आ जाते हैं। नोलैंड के पास ज्यादा समय नहीं है यहाँ पर रुकने के लिए, वो यहाँ से चला जाएगा। अपने गुस्से को दबा कर रखो, उस पर गुस्सा मत करना। और चीफ की बातें सुनकर गांव वाले लोग कहते हैं कि चाहे नोलैंड जितना मर्जी अच्छा हो, पर रहेगा तो वो एक हत्यारा ही। इसने काशी भगवान को मारा है, यानी कि उस सांप को, जिसकी पनिशमेंट इन लोगों को भुगतनी होगी बहुत लंबे समय तक। और तभी नोलैंड यहाँ पर आ जाता है। कैसे हो सब लोग? क्या आपने कलगारा को देखा? वो यहीं आसपास ही था अभी थोड़ी देर पहले। पता नहीं, कलगारा बाहर के लोगों से नहीं मिलता है। क्या बाहर के लोग? वैसे तुम जाने कब वाले हो? ये सुनकर नोलैंड समझ आता है कि गांव के सभी लोग इससे नफरत करने लगे हैं अचानक से ही। पर ऐसा क्यों हो रहा है? इसने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और इस तरफ कलगारा का एक सोल्जर कलगारा से कहता है कि नोलैंड इससे मिलना चाहता है। उससे बोल दे मुझे उससे नहीं मिलना, और अगर मिल गया तो मैं उसे खुद अपने हाथों से मार डालूंगा। और यहाँ पर नोलैंड बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। इसे समझ में ही नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। इसने तो कुछ किया ही नहीं भाई। कलगारा मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहता? लगता है मुझे खुद उससे जाकर पूछना होगा। और नोलैंड कलगारा के पास चला जाता है। कलगारा, क्या बात हुई है यार? मुझे भी बताओ यार, क्या मुझसे कुछ गलती हो गई? अगर हुई है तो यार मैं माफी मांग दूंगा। आखिर बात क्या है दोस्त, प्लीज मुझे बताओ। मैं जानता हूँ तुम यहीं पर हो और इसे सुन रहे हो। और तभी एक उड़ता हुआ भाला नोलैंड के पास से टकराता है, जिसकी वजह से इसके चेहरे पर एक स्क्रैच आ जाता है। ये क्या है? अपनी शक्ल मुझे दोबारा कभी मत दिखाइए, समझा ना?